तो नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी। आज की इस वीडियो में हम अपनी लाइव क्लास की वीडियो आप जो है लेके चल रहे हैं। और आज की हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारी हिस्ट्री, जो अपनी 12th की है, कक्षा 12वीं के इतिहास में। और इसमें भाग 2 में, मतलब हमारी जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर 8 की, है ना। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं अपने पूरे इतिहास में, वहाँ हमने देखा कि जो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग समयों पर जो है अलग अलग जो है टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैप्टर हैं, है ना। अब जो हमें देखना है बेटा, हालांकि हमारे देखो 8वां चैप्टर हमारे सिलेबस में इस साल आ रहा है और 9वां नहीं आ रहा है ना। 8वां चैप्टर हमारे सिलेबस में है और 9वां नहीं है। अब इसमें ध्यान देना बेटा, ये जो दोनों चैप्टर हैं, यानी कि 8वां और 9वां चैप्टर, वो दोनों हमारे हैं 16वीं 17वीं सदी के। 16वीं 17वीं सदी हम जब कह रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि हम बात कर रहे हैं मुगल काल की। भारत के शासन में एक अच्छा खासा जो महत्वपूर्ण एक काल है, एक महत्वपूर्ण समय है मुगल काल को हम इस रूप में देखें, मुगल वंश या मुगल काल। तो उस दौर को हम 16वीं 17वीं तौर के जो है सदी के तौर पर देखते हैं, है ना। मुगल काल कह दो, मुगल साम्राज्य कह दो, तो ये वो टाइम है। 16वीं 17वीं सदी यानी मुगल काल की बात कर रहे हैं। और चैप्टर 8वां 9वां दोनों मुगल काल के बारे में है। सिलेबस में हमारा सिर्फ 8वां आ रहा है, 9वां चैप्टर नहीं आ रहा है ना। तो मुगल काल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोनों चैप्टरों में क्या अंतर है बात करने लगे। जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं, हमारी पहली बुक में जो चैप्टर्स थे एक ही काल के थे, तीसरा चौथा और दूसरा चैप्टर तीनों काल के थे। चैप्टर्स का जो टॉपिक था, चैप्टर की जो मतलब मूल विषय वस्तु थी वो अलग थी। किसी चैप्टर में आम समाज के बारे में था, तो किसी में राजकीय वर्ग के बारे में था, और चैप्टर 4 में हमारे धार्मिक पक्ष के बारे में, धार्मिक विचारों के बारे में था, है ना। तो वैसे बेटे यहाँ पर है 8वें 9वें चैप्टर में जो मुगल काल है, मुगल साम्राज्य भारत की शासन व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण काल है। मुगल काल जो लगभग 200 साल शासन किया इन्होंने। तो 16वीं 17वीं सदी में रहा मुगल काल। मुगल काल के बारे में 2 चैप्टर है हमारा, एक 8वां और एक 9वां। 8वां चैप्टर जो है हमारा मुगल काल के बारे में, वो आम जन के बारे में, मतलब मुगल काल का जो आम जनजीवन था, ग्रामीण समाज था, ग्रामीण परिवेश था, उसके बारे में है। और चैप्टर जो 9वां है हमारा, वो है शासकीय वर्ग के बारे में, राजा महाराजाओं का, राज दरबारों के बारे में, राजकीय व्यवस्थाओं के बारे में, ठीक है। शासन व्यवस्था किस तरह की चलती है, वही अंतर है दोनों में। 8वें चैप्टर में हम जो आम जनजीवन था, ग्रामीण समाज था, ग्रामीण परिवेश था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 9वां चैप्टर जो अगर उसको पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम जो उच्च वर्ग है समाज का, मुगल काल का जो ऊपरी समाज है, यानी जो अधिकारी वर्ग हैं, शासक है, अभिजात वर्ग है, मंत्री इत्यादि हैं, उसके बारे में बात करनी थी 9वें चैप्टर में। तो बड़ा यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इसकी अपने मुगल काल वाले चैप्टर की बात की, क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारा चैप्टर है वो मुगल काल के बारे में है और हमें फिर 9th चैप्टर पढ़ना नहीं है। तो हमें ये जरूर जानकारी हो कि मुगल साम्राज्य भारत में कब से कब तक रहा, कैसे इसकी भारत में स्थापना हुई, कैसे भारत में, हालांकि चैप्टर में इस बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी हो कि जिस काल के बारे में, जिस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, उस साम्राज्य का, उस काल का जो है स्थापना भारत में कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो एक नज़र में हम देख लेंगे भारत में मुगल काल, है ना। जो मुगल साम्राज्य जिसको हम कहते हैं, या मुगल काल हम जिसे कहते हैं, उसको एक नज़र में देख लें, ठीक है। अब देखो भाई, भारत में बेटा कहता है मुगल काल से पहले, मुगल काल की स्थापना हुई 16वीं ईस्वी में हुई है। और 16वीं ईस्वी में बेटा जो एग्जैक्ट डेट है 1526 में, ठीक है। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है, ठीक है। 1526 यानी 16वीं सदी है। ये बताने की जरूरत है कि 1501 से 16वीं सदी का प्रारंभ हो गया। तो 1526 मतलब 16वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ, तो 16वीं सदी के प्रारंभ में यानी कि 1526 में स्थापना हुई है भारत में मुगल साम्राज्य की, ठीक है। अब भाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला भी कोई होगा। जैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई तो मौर्य वंश का स्थापना करने वाला भी था। मुगल साम्राज्य की बड़ी स्थापना हुई, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है क्या, ज़हीरुद्दीन बाबर। हालांकि हम इनको आमतौर पर बाबर के नाम जानते हैं, ठीक है। आमतौर पर बाबर का नाम लिया जाता है। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का, मुगल सल्तनत का संस्थापक है, ठीक है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर पूरा नाम है, ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर कौन है, संस्थापक है। मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करने वाला ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है। बेटा बाबर जो जिसने भाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में, क्या है भाई, सिंपल सी बात थी। इससे पहले और भी राजवंश और भी शासकीय व्यवस्थाएं भारत में रही होंगी, है ना। हालांकि इससे पहले 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, है ना। और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की जब, हालांकि हमारी 12वीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन खिलजी वंश है, सैयद वंश है, गुलाम वंश है, ठीक है। और जो है बाकी जो चीज़ रही वो दिल्ली सल्तनत में रही। दिल्ली सल्तनत के क्रम से ये बढ़ते बढ़ते एक जो राजवंश जो था वो भारत के अधिकांश हिस्से पर आ गया था। और आपसे जब पूछें कि भाई बाबर ने अगर स्थापना की है भारत में मुगल साम्राज्य की, तो कोई राजवंश इनसे पहले भी तो रहा होगा। भारत मतलब बेटा यहाँ पर मैंने पहले भी एक बार कहा कि जब हम बात करते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य रहा, तो भारत में मुगल साम्राज्य का मतलब उत्तर भारत में इनका नियंत्रण था, है ना। उत्तर भारत में इनका जो नियंत्रण प्रभाव इनका दिख जा रहा था, जो साम्राज्य की पूरी जो मतलब कहते हैं जो रूपरेखा थी उस समय उत्तर भारत की है, ठीक है।
उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में। दक्षिण की तरफ जो है फिर जो है इनका जो रहे मराठा रहे हैं, जो राजपूत रहे, उनका जो है कई जगह पर मतलब उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का अधिकार, मुगल साम्राज्य का नियंत्रण रहा। ठीक है, इनसे पहले यानी मुगलों से पहले जब 1526 में इनकी स्थापना हुई, इससे पहले बेटा अगर पूछें कि किसके बड़े शासन थे यहाँ पर भारत में, बेटा कौन? लोधी वंश था। ठीक है, कौन? लोधी वंश था। मुगल साम्राज्य से पहले भारत में शासन करने वाला, उत्तर भारत में शासन करने वाला लोधी वंश था। लोधी वंश की शुरुआत हालांकि दिल्ली से हुई थी। लोधी वंश की जो शासन की शुरुआत है दिल्ली से हुई थी ना। अब लोधी गार्डन का नाम सुना दिल्ली में, तो लोधी गार्डन जो है वो लोधी वंश के टाइम का ही है। ठीक है, माँ कब्र है, ठीक है, लोधी की। तो भाई लोधी वंश की बेटा जो है इससे पहले शासन था, और लोधी वंश के बेटा कौन? इसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का शासक था, इब्राहिम लोधी को 1526 में हराया किसने? बाबर में, जो बाबर ने, ठीक है। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराने के बाद ही बाबर ने भारत में जो है इसकी स्थापना की थी, है ना। क्योंकि इस समय बेटा जो लोधी वंश था उसकी राजधानी उस समय दिल्ली थी, लोधी वंश की भी, है ना। और दिल्ली से जब ये मतलब ये जो था बाबर था वो सिंध वाले क्षेत्र से, सिंध वाले इलाके से भारत आ रहा था, ठीक है। उधर की तरफ से ये आया, आक्रमणकारी था, विदेशी था, ठीक है। तो जब उस तरफ से बाबर जो था वो भारत आ रहा था और इधर से दिल्ली में इसकी सल्तनत थी किसकी? लोधी वंश की। तो दिल्ली से इसकी सेनाएं रवाना हुई, सिंध से वो क्षेत्र जो सेनाएं आ रही थी, कौन सी वाली? बाबर की सेनाएं। और दिल्ली से इसकी सेनाएं उनको रोकने के लिए मतलब दिल्ली से रवाना हुई। और दोनों के बीच में मतलब दोनों जो सेनाएं हैं, लोधी वंश की सेनाएं और बाबर की सेनाएं, इनका जो टकराव हुआ बेटा ये हुआ पानीपत में। पानीपत जो यहाँ पर है अपने, ठीक है, हरियाणा में पानीपत। तो बेटा इसी को हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम जानते हैं। 1526 में ही पानीपत का पहला युद्ध हुआ, किसके बीच में? इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में, ठीक है। इसका नाम पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। तो पानीपत क्योंकि हरियाणा में है तो उधर से सिंध की तरफ से ये आ रहा था बाबर अपनी सेना के साथ में, और दिल्ली से जो लोधी वंश की सेनाएं हैं, लोधी राज की सेनाएं हैं, वो रवाना हुई। दोनों के बीच में जो जंग हुई है, लड़ाई हुई है, वो हरियाणा के पानीपत में हुई है, इसलिए इसका नाम है पानीपत का पहला युद्ध। तो अगर ये पूछ लेते हैं कई बार ना एग्जाम में कि भाई जो लोधी वंश का पतन और बाबर ये मुगल वंश है, इसकी स्थापना किस युद्ध में हुई है, किस युद्ध को जीतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो पानीपत की पहली लड़ाई को, पानीपत के पहले युद्ध को जीतकर बाबर ने इसकी स्थापना की है मुगल साम्राज्य की, ठीक है। अब ये तो स्थापना की बात है, स्थापना और पतन दोनों चीज़ बताऊँ कि मुगल साम्राज्य ने अगर हम कहते हैं कि लगभग 200 सालों तक भारत में शासन किया है, तो स्थापना कब इसकी हो गई? 1526 में हो गई। किसने कर दी? भाई बाबर ने स्थापना की इसकी ना। और इसका अंत जो हुआ बेटा है मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ, ये हुआ बेटा कब जाकर? ये हुआ 1707 में जाकर। कब? 1707 ईस्वी में जाकर, है ना। इसका पतन हुआ साम्राज्य का, ठीक है। साम्राज्य का पतन, साम्राज्य का अंत हुआ कब जाकर? 1707 में जाकर, ठीक है। अब इसमें जो ये मुगल वंश था, मुगल वंश के अगर शासकों के तौर पर देख लें तो प्रमुख तौर पर 6 शासक रहे हैं इसमें, है ना। पूरे मुगल साम्राज्य का जो मुख्य काल है ना, मुख्य शासन काल है, कितने? 6 शासक रहे। 6 शासकों में कौन? सबसे पहले बाबर ने स्थापना की। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जो आपने फिल्म देखी होगी मुगल आजम, है ना, तो सलीम अनारकली वाला जो किस्सा है वो वाला, ठीक है। तो इसका बेटा सलीम अकबर का, है ना। सलीम का बेटा कौन? उससे बड़ा ज़्यादा मतलब क्या, सलीम से ज़्यादा बड़ा क्या प्रेमी किस्म का व्यक्ति कौन? शाहजहाँ, ठीक है। और शाहजहाँ का बेटा कौन? औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब तक बेटा क्या है? जो मुगल साम्राज्य है वो रहा, ठीक है। हालांकि मुगल परिवार इसके बाद भी चलता रहा, औरंगजेब के बाद भी, 1707 के बाद भी, है ना। और जो मुगल जो साम्राज्य था पूरे देश भर में, उसका नियंत्रण समाप्त हो गया 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है। साम्राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ? बाबर से, और अंत हुआ औरंगजेब की मृत्यु के साथ, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के साथ इसका मुगल साम्राज्य का, इतने बड़े साम्राज्य का जो पतन है उसकी वजह पर आते हैं, ठीक है। मैं देखो जो औरंगजेब था वो था सत्ता का लोभी। औरंगजेब जो था सत्ता का लोभी था, उसे सत्ता चाहिए थी ना। और तभी औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह, भाई सिंपल सी बात थी, पितृवंशिका थी, और पितृवंशिका के हिसाब से शाहजहाँ के बड़े बेटे यानी दारा शिकोह को सत्ता मिलती। अगला जो शासक बनता कौन बनता? दारा शिकोह बनता। लेकिन औरंगजेब को सत्ता की भूख थी, उसे सत्ता की ललक थी, इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया कि अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मारा और अपने पिता किसको? शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। तब जाकर औरंगजेब को सत्ता मिली, शासन मिला, ठीक है, औरंगजेब को। तो औरंगजेब को सत्ता की बहुत बड़ी भूख थी, अपने कुछ जो उसने हासिल की है, बाप को मार जो है जेल में डालकर और बड़े भाई को मारकर सत्ता हासिल की है। अब औरंगजेब को डर इस बात का था कि कहीं उसके हाथों से सत्ता छीन ना जाए। उसके ऐसा शायद भ्रम होगा, इसको ऐसा लगता होगा, ठीक है, कि सत्ता जीवन भर मतलब जीवन भर क्या हमेशा जीवन रहने वाला है और हमेशा शासक बना रहेगा, ठीक है। तो औरंगजेब को जब डर इस बात का था कि कहीं सत्ता क्यों उसने गलत तरीके से हासिल की है, तो उसको पता था कि कहीं मेरे बेटे ऐसा न करें, मेरे जो बेटे हैं या मेरी संतानें ऐसा न करें, मुझे जेल में डाल दें या सत्ता न छीन लें,
तो उसे इस बात का डर था। इसने क्या किया कि औरंगजेब के 3 बेटे थे, औरंगजेब के खुद के अपने 3 बेटे थे और इसने तीनों बेटों को बंधु बना कर रखा। बंधु किसमें समझते हैं, राजकाज से, युद्ध कला से, युद्ध मतलब विद्या इत्यादि से बिल्कुल क्या अलग रखना, ताकि उनके अंदर इतनी बुद्धि ना आ जाए कि लड़ते कैसे हैं, छीनते कैसे हैं, ठीक है, आक्रमण कैसे करते हैं, सत्ता को हासिल कैसे करते हैं, इस चीज़ की समझ लोगों में मतलब उन लोगों में ना हो। इसलिए औरंगजेब ने अपने 3 बेटे थे, 3 बेटों को बंधु बना के रखा, ठीक है। नतीजा कि जब औरंगजेब मरा 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के मरने के बाद उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति इतना कुशल, इतना योग्य नहीं था कि जो इतने मतलब उत्तर भारत के इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित रख पाता, कंट्रोल रख पाता। नतीजा औरंगजेब के मरने के बाद जो सत्ता थी वो विभाजित हो गई, विखंडित हो गई, है ना। औरंगजेब मरा, कोई ऐसा बचा नहीं परिवार में कि जो सत्ता चला सके, शासन को आगे जो है जारी रख सके। औरंगजेब के मरने के बाद पूरा जो केंद्रीय शासन था वो जो है छत हो गया, बिखर गया। और इसके बाद हुआ ये बेटा 1707 में, जो इसके बाद है ना, देश के जिन जिन हिस्सों में, ये तो था कि शासक तो यही था और औरंगजेब, है ना, लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्रीय इलाकों में, क्षेत्रीय भागों में शासक शासन कर रहे थे, उनका केंद्रीय शासन खत्म। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश पर, उत्तर भारत पर कब्जा रखता हो, वो नहीं रहा कोई भी। बेटों में इतनी क्षमता है नहीं कि वो शासन चला सकें, किसी युद्ध भी लड़ सकें, बाकी लोग आए उनको चाटा मार के चल दें, ऐसी हालत है उनके, तो ना मतलब उनमें लड़ने की क्षमता भी नहीं थी, लड़ने की, युद्ध कला की या शासन चलाने की क्षमता थी ही नहीं। तो शासन जो है छिन गया, किससे, औरंगजेब के मरने के बाद, है ना। और ये शासन बड़े खंडित हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जिसको भी जहाँ मौका मिला, क्षेत्रीय नवाब को, शासक को, राजाओं को, उन्होंने वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। हम जो बात कर रहे थे अपने पिछले चैप्टर में कि देश में रजवाड़े थे 565, है ना, पॉलिटिज्म बात कर रहे थे। तो 565 रजवाड़े कैसे बने, ऐसे बने, केंद्रीय सत्ता छिन चुकी थी। उसके बाद क्या था, जिसको जहाँ मौका मिला, किसी क्षेत्रीय शासक को, नवाब को, राजा को, उसने वहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया, है ना, ऐसे शासन स्थापित हुआ। तो भाई इसके बाद जो तुम्हें ये जो शासन था औरंगजेब के बाद, वो जो है कहीं ना कहीं बिखर गया और इनकी सत्ता, इनका शासन केवल दिल्ली तक सीमित रह गया। दिल्ली तक वो सिमट के रह गए। दिल्ली का लाल किला इनका गृह निवास बन गया, इनका पारिवारिक जो है घर बन गया और यहीं पर लोग रहने लगे, ठीक है। हालांकि मुगल साम्राज्य का अंत 1707 में हो गया, साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन परिवार तो चल रहा था भाई, कैसे भी हो, ठीक है, औलाद कितनी मिला लायक हो, लेकिन बाप दादों की जो जागीर है, जो संपत्ति है, वो तो रहेगी, सत्ता बेरे से जा रही है। दिल्ली में शासन चलने लगा और दिल्ली में शासन का चलता कब तक रहा, 1857 की क्रांति तक, है ना। 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे और मैं कई बार जिक्र सुना होगा, जो भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश सत्ता है, उनके खिलाफ विद्रोह किया। थोड़ा सा यहाँ और मैं थोड़ा सा जब कन्फ्यूजन ना हो तो भी देखो, 1707 में मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था और 1757 में, कितने में, 1757 में क्या हो गया था, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। मुगलों के जाने के 50 साल बाद मुगल 1707 में चले गए, उनका समय खत्म हो गया और 1757 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता हासिल कर ली थी, बंगाल को जीत लिया प्लासी के युद्ध में, है ना। तो इस 57 के बाद क्या हो गया, जो औपनिवेशिक शासन है, ब्रिटिश शासन भारत में शुरू हो गया, है ना। और 1757 के बाद से लेकर 1857, 100 साल का टाइम है दोनों के बीच में। इन 100 सालों में जो है ब्रिटिश शासन ने भारतीय लोगों की नाक में दम कर दिया। 1857 आया, भारत में विद्रोह हुआ, क्रांति हुई ब्रिटिश शासन के खिलाफ, है ना। इस विद्रोह के समय पर जो है इस परिवार का, यानी जो मुगल परिवार का जो मतलब वंश मेल चल रही थी, 12 और लोग रह गए थे। औरंगजेब के बनने के बाद 12 और लोग रहे, जो शासक वासक तो नहीं थे, पर होता खून में होता है, शाही खून है वाला जो डायलॉग है ना। परिवार तो सत्ता तो खत्म, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली को अपनी जागीर समझने लगे कि ये हमारा भाई, ये हमारा राजकीय क्षेत्र दिल्ली है, ठीक है। कोई मतलब पूछता हो ना पूछता हो अलग बात है, ठीक है, नहीं तो दिल्ली इनके शासन क्षेत्र बन गया, दिल्ली का लाल किला इनका गृह निवास बन गया, ठीक है। फिर भी चलता रहा कि यहाँ भी देखो, पापा जो है राजा थे तो बेटा भी जो है बादशाह, चाहे घर का ही क्यों ना हो, लेकिन बेटा भी जो है बादशाह रहेगा, ठीक है। तो बेटा बादशाही चलती रही कहाँ, घर में, है ना, कहानी घर की जो चलती रही बादशाह। और इनके बाद बेटा औरंगजेब के बनने के बाद इन्हीं के परिवार में 12 शासक रहे हैं, सत्ता खत्म, साम्राज्य खत्म, लेकिन 12 लोग फिर भी अपने आप को बादशाही जो है दिल्ली के कहने लगे कि दिल्ली के बादशाह हम लोग, ठीक है। दिल्ली के भी पता चला कि दूर के इलाके में कोई पूछता भी नहीं उनको, है ना। जो पुरानी दिल्ली है, इलाका जहाँ पर लाल किला है, बाग क्षेत्र है, बोलो वहाँ पर गली में निकले तो वहाँ जी बादशाह साहब क्या हाल चाल है, वैसा वाला मूड रहा होगा, ठीक है। तो 12 शासक बेटा यहाँ पे रहे और 12वां जो शासक थे, मतलब जिस समय भारत में 1857 की क्रांति होती है, हम पढ़ेंगे इसको, अगर क्रांति वाला चैप्टर पढ़ेंगे 1857 क्रांति वाला, तो वहाँ पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में, जफर द्वितीय के बारे में, ठीक है। बहादुर जफर द्वितीय के बारे में हम पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, ठीक है। देखो साम्राज्य खत्म हो गया 1707 में, मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो गई, एंडिंग हो गई 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इनका शासन पूरे देश से उठ गया, ठीक है।
कहाँ रह गया सीमित, दिल्ली तक रह गया। दिल्ली में ही एक के बाद जो है इनके परिवार के लोग जो थे अपने आप को शासक मानते रहे और दिल्ली में इनका जो थोड़ा बहुत जो है नियंत्रण चलता रहा, ठीक है। 1757 में जब भारत में क्रांति हुई थी उस समय इन्हीं के परिवार का जो दिल्ली का शासक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। द्वितीय का मतलब सिंपल सी बात पहले आपको कही कि इनके ही परिवार में एक और बहादुर शाह जफर रह चुका था। इन्हीं 12 में, यहाँ इसके बीच में इस ड्यूरेशन में 12 लोग रहे ना, उन्हीं 12 में एक बहादुर शाह जफर रह चुका था और ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जब भारत में दिल्ली में शासन कर रहा था 1800 क्रांति दिसंबर, बहादुर शाह जफर को दिल्ली में जो 1800 क्रांति है उसमें विद्रोह करने के आरोप में, उसमें ठीक है मतलब विद्रोह में शामिल होने के आरोप में, कि दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, है ना। दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व 1800 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसके आरोप में क्या था, बहादुर शाह जफर को 1858 में क्या कर रहा, रंगून भेज दिया गया था। रंगून यानी आजकल का म्यांमार, ठीक है। रंगून आजकल का म्यांमार, इसको दंड के तौर पर, सजा के तौर पर जो है बहादुर शाह जफर को जब ये विद्रोह समाप्त हुआ, ये जो विद्रोह था, ये जो चीज़ समाप्त हुई, तो इन्हें यहाँ से भारत से निष्कासित करके कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया, यानी कि म्यांमार भेज दिया, ठीक है। निकाल दिया भारत से बहादुर शाह जफर द्वितीय को, और वहीं पर इनकी कब्र भी है, ठीक है। बहादुर शाह जफर की वहीं इनका निधन हुआ और कब्र भी वहीं पर है। इनके 2 बेटे थे बहादुर शाह जफर के, और इनके दोनों बेटों को इनके सामने मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया, ठीक है, विद्रोह करने के आरोप में, है ना। तो ये जो बात करते हैं, देखो साम्राज्य की शुरुआत कब होती है, 1526 में, कहाँ से, बाबर से। बाबर ने 1526 में लोधी वंश को जीत लिया, दिल्ली को जीत लिया, और भारत के उत्तरी भागों में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। लगभग 200 सालों तक, 1526 से लेकर 1700 तक करीब लगभग 200 साल पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। लगभग 200 साल तक इन्होंने भारत में शासन किया, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में शासन किया, एक बड़ा जो क्षेत्र इनके नियंत्रण में था। और 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी संतानों को, अपने बेटों को इस योग्य नहीं बनाया कि वो लोग उसके मरने के बाद सत्ता को संभाल सकें, शासन को जारी रख सकें, है ना। फिर बेटा क्या हुआ कि साम्राज्य खत्म हुआ भारत का, और दिल्ली तक इनकी जो सत्ता थी वो सिमट कर रह गई, है ना। जब विद्रोह हुआ 1857 में, औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों काल में, उस विद्रोह में दिल्ली का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में, यानी ब्रिटिशों के खिलाफ जाने के आरोप में, 1858 में जब पूरा विद्रोह समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने भारत पे दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो विद्रोहियों को दंड दिए गए थे, सजा दी गई थी। बहादुर शाह जफर को भारत से निष्कासित करके, दिल्ली से निष्कासित करके कहाँ भेज दिया, रंगून, यानी आजकल जिसे हम म्यांमार कहते हैं, वहाँ भेज दिया। और वहाँ से साथ में इनके दोनों बेटे थे, उन्हें मतलब जो है कत्लेआम कर इनके सामने मार दिया गया था। इस तरह मुगल परिवार और मुगल साम्राज्य का अंत भारत में हुआ। अब भी बहुत सारे लोग होंगे दिल्ली में जो दावा करते होंगे कि हम मुगल परिवार के हैं या मुगल वंश के हैं या उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हो सकता है कि भैया किस तरह से, है ना, डायरेक्टली किसी का संबंध हो मुगल परिवार से, मुगल शासन से, तो वो अलग की बात है, ठीक है। तो बेटा एक छोटी सी मतलब जो है नजरिए में हमने यहाँ बात कर ली कि मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य भारत का जितना भी लंबा इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण, है ना, स्थान रखता है, महत्वपूर्ण एक भाग है उसका, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य स्थापना, पतन और थोड़ा सा एक जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने वो है कि भाई मुगल साम्राज्य क्या था, कब से कब तक रहा, और जो चीज़ें हैं, है ना। इतना तक ठीक है सभी लोगों। हाँ भाई, मुगल साम्राज्य से पहले कौन सा वंश था? चलो इतना तो ध्यान है ना, 2-3 तारीखें बेटा बहुत ध्यान रहे। अब ये बेटा बात कर रहे हैं हम कि जो मुगल साम्राज्य का काल है, यानी कि हम बात करें 1526 से लेकर 1707 के बीच का काल है, उसी दौर के बारे में बात करनी है, 8वें चैप्टर में भी 9वें चैप्टर में भी। जैसा मैंने कहा कि हम बात करेंगे यहाँ पर किसान, जमींदार और राज्य के बारे में। इस काल में, इस दौर में भारत में कृषि समाज, यानी भारत का ग्रामीण समाज है, उसकी क्या दशाएं थी, क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह की कर प्रणाली भारत में लागू की जाती है, उसकी बात करें, ठीक है। किसानों की बात करेंगे, किसानों का जो उच्च तबका है, किसानों का जो उच्च वर्ग है, जमींदारों के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे राज्य के बारे में। राज्य मतलब उस समय का शासक, है ना। राज्य का मतलब उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की सरकार, उस समय का जो शासक वर्ग है उसको राज्य कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ जो स्टार्टिंग में इसकी करते हैं, ठीक है, वे किसान और कृषि उत्पादन से जो है, एक जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन, ठीक है। मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, देखो 16वीं और 17वीं सदी की अगर बात करें, अगर देखो 47 की जब हम बात करने लगते हैं, 1947 की, तो वहाँ भी हम पाते हैं कि भारत का जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है ना, जो भारत की आबादी की जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है, किसान है ना। भाई भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो था वो 16वीं 17वीं सदी में कहाँ था, वो कृषि पर निर्भर था, खेती बाड़ी पर निर्भर था,
खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर किसान और कृषि उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, हम अगर मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जो कृषि है और मतलब खेती बाड़ी है उसको ऐसे कर लेके चलें, तो जिस समय हम मुगल साम्राज्य के काल में कृषि की बात करें तो देखा ना, जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज की मुख्य धारा, ग्रामीण समाज का जो मुख्य समाज था वो किसानों से बना हुआ था, है ना। हालांकि ग्रामीण समाज में और भी काम करने वाले लोग जो दस्तकार हैं, ठीक है, वो भी होते हैं। एक दो शब्द यहाँ पर एक सीख लो। एक शब्द है, एक है काश्तकार। क्या है? एक शब्द है यहाँ पर बार बार जिक्र होगा, काश्तकार, और एक शब्द है दस्तकार। एक है काश्तकार और एक है दस्तकार, है ना। जब हम 16वीं 17वीं सदी के मतलब जो है ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण समाज में दो तरह के लोग जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन बेटा? कि एक तो होंगे काश्तकार। काश्तकार बेटा किसको बोला गया है? काश्तकार बोला गया कृषि करने वाले लोगों को, यानी किसानों के लिए एक जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है काश्तकार। और दस्तकार, दस्ताना सुना आप लोगों ने? दस्ताना कभी नहीं सुना? दस्ताना, हाँ दस्ताना, ग्लव्स, है बेटा, है ना। दस्ताने का मतलब ये है हमारी जो 10 उंगलियां हैं हाथों की, वो जिस चीज में आ जाएं वो दस्ताना है, दस्ताना, ठीक है। शब्द का मतलब है दस्ताना, है ना। तो दस्तकार का मतलब है, कई बार सुना, ठीक है, पुराने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, क्या है ना, अगर आदमी हाथ का दस्तकार हो तो कहीं भूखा नहीं मरता। हाथ का दस्तकार होने का मतलब जिसके हाथ में हुनर हो, है ना, जिसके हाथ में हुनर हो, कोई कला हो, कोई स्किल्स हो, तो उसे दस्तकार कहते हैं, ठीक है। दस्तकार का मतलब बेटा क्या कि ग्रामीण समाज में कृषि के अलावा जो बाकी काम करने वाले लोग हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, ठीक है, ऐसे लोग क्या बोला गया? ऐसे लोग को बोला गया दस्तकार, है ना। तो ग्रामीण समाज दो तरह के वर्गों से, दो तरह के लोगों से बनता है, काश्तकार और दस्तकार, ठीक है। बेटा अब क्योंकि हम बात करें किसी समाज की, क्योंकि हमें किसानों की बात करनी है, जमींदारों की बात करनी है, दस्तकारों का भी हम जिक्र करेंगे साथ में, ठीक है। तो उसके साथ बेटा हम जो बात करें काश्तकार, तो काश्तकारों को बेटा इसमें मुगल काल में या 16वीं 17वीं सदी में कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। उस समय किसानों को कुछ नामों से जाना गया, तो काश्तकार एक नाम आ गया, किसानों के लिए उपयुक्त होने वाला, किसानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द जो है वो कौन सा आया? एक शब्द आया काश्तकार। एक शब्द बेटा जो बार बार इस्तेमाल होगा वो शब्द है रैयत, ठीक है। किसानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है रैयत। रैयत का मतलब क्या है? किसान है, ठीक है। एक शब्द बेटा मुजरियान, एक शब्द है मुजरियान, एक शब्द है रियाया। तो इन शब्दों को लेकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। हमारे मुगल काल में, ठीक है, जो कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए किसके लिए? किसानों के लिए। उन शब्दों की बात करें, किसान शब्द हमें पता ही है, किसान मतलब खेती करने वाला व्यक्ति। या एक शब्द अब इसमें देख लें, एक शब्द और है कृषक, तो ये तो जाने पहचाने शब्द है ना भाई। कृषक और किसान तो जाने पहचाने शब्द हैं, जिसको मतलब क्या है अलग से कुछ मतलब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं शब्दों की जगह इनके ऐसा कह दें, इन शब्दों को पर्यायवाची के तौर पर कुछ और शब्द मुगल काल में किसानों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। वो क्या है कि काश्तकार शब्द है, रैयत एक शब्द है, मुजरियान है, या फिर रियाया। किसानों को इन नामों से मुगल काल में या 16वीं 17वीं सदी में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या कहते हैं, देखो आरंभ इसमें 16वीं 17वीं सदी में जो भारत के किसान हैं, इन किसानों को दो वर्गों में बांटा गया। किसान कह दो, इनमें से कोई भी एक नाम ले लो, किसान मतलब किसान और किसानों के पर्यायवाची हैं, इन नामों से किसानों को जाना गया है बेटा। अब यहाँ बेटा हम जो बात कर रहे हैं कि जो किसान थे, किसानों को दो वर्गों में बांटा गया। 16वीं 17वीं सदी के किसान जो थे वो दो कैटेगरी में, दो वर्गों में बटे थे। ये दो किसान वर्ग बेटा कौन से हैं? किसानों को मैंने कहा कि हमने 16वीं 17वीं सदी में दो वर्गों में बांटा। दो वर्ग बेटा कौन है? एक है काश्त का मतलब काश्तकार किसान, है ना, किसान मतलब काश्तकार, है ना भाई। इनको बेटा दो वर्ग में बांटा, एक थे खुद काश्त और एक है पाही काश्त। बेटा किसानों को यानी काश्तकारों को दो वर्गों में बांटा गया है, दो समूह में बांटा गया है। 16वीं 17वीं सदी में अगर हम किसान जो मतलब कृषि समाज है उसके किसानों का वर्णन करें, उनका सर्वेक्षण करें, तो हमें दो तरह के किसान देखने को मिलते हैं बेटा। दो तरह के किसान कौन से हैं? एक है खुद काश्त और एक है पाही काश्त। खुद काश्त कौन है, पाही काश्त कौन है, आपसे पूछ लिया था एग्जाम में, ठीक है। बेटा खुद काश्त कौन होंगे? खुद काश्त बेटा ऐसे किसानों को बोला गया जो किसान अपनी खुद की ज़मीनों पर, अपनी ही ज़मीनों पर खेती करते हों, उन्हें बोला गया खुद काश्त। मतलब ऐसे किसान जिनके पास खेती करने के लिए अपनी खुद की निजी ज़मीनें हों, जो अपनी ज़मीनों पर ही खेती करते हों, ऐसे किसानों को बोला खुद काश्त। शब्द में खुद काश्त मतलब खुद की काश्तकारी करने वाला, खुद की खेती करने वाला जो व्यक्ति है, यानी जो अपनी ही ज़मीनों पर खेती करने वाला व्यक्ति है, उसे बोला गया खुद काश्त। पाही काश्त बेटा वो ऐसा किसान है जिसके पास अपनी ज़मीनें नहीं है। पाही काश्त ऐसे किसानों को बोला गया जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं है, वो दूसरों की ज़मीनें जमा पर लेकर, है ना बेटा, व्यवस्थाएं थी जमीन लेने की, जमा पर लेकर या बटाई पर लेकर या बट्टे पर लेकर, है ना। जो किसान जमा पर, बटाई पर या बट्टे पर लेकर दूसरों की खेती मतलब जमीनों पर खेती करता हो,
जो जो भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीनें नहीं है, ऐसे किसानों को बोला गया पाई कास्त। खुद कास्त और पाई कास्त, ठीक है। पाई कास्ट मतलब दूसरी ज़मीनें बट्टे पर लेता हो, बटाई पर लेता हो, जमा पर लेता हो। इसकी बात हमने पहले भी बात की थी। जमा पर लेने का मतलब ये है कि भाई ज़मीन तुम्हारी है ना, और मुझे खेती करनी है ना, तो मैं आपकी ज़मीन जमा पर लेता हूँ। जमा मतलब किराए पर ले लेता हूँ, ठीक है। आपसे मेरा तय होगा आपकी ज़मीन जितनी भी हो, मान लेते 10 बीघा ज़मीन है, और 10 बीघा ज़मीन के लिए मेरा आपका जो है सौदा हुआ कि भाई 50,000 रुपये एक साल की जमा है। मतलब मैं आपको आपकी ज़मीन के बदले एक साल में 50,000 रुपये दूंगा। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं कि मैं ज़मीन पर क्या करता हूँ क्या नहीं करता, डांस करता हूँ, नाचता हूँ, ठीक है, या उस पर खेती करूँ या टेंट लगाऊँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ मतलब इस बात से है कि आप एक साल में 50,000 रुपये मुझसे लें, जमा जो हमारी फिक्स है वो लें, और उसके बाद उस पर मेरी फसल जो है बर्बाद हो, अच्छी हो, भली हो, बुरी हो, कितनी अच्छी हो, कितना भी फायदा हो नुकसान हो, वो मेरा अपना है। इसे बोलते हैं तरीके को जमा पर ज़मीन लेना, मतलब किराए पर लेना। बटाई पर लेने की बेटा पुरानी एक व्यवस्था है ग्रामीण समाज में। बटाई पर लेने का मतलब है आधा आधा बांट लेना, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, ज़मीन आपकी है और मुझे खेती करनी है, ठीक है। मैंने आपकी ज़मीन बटाई पर ली, इसका मतलब कि आपकी ज़मीन मेरा बीज, खाद, पानी, मेहनत, सब कुछ, जितनी भी फसल होगी, अच्छी हो, बुरी हो, कम हो, ज़्यादा हो, जितनी फसल होगी उस फसल को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं बटाई पर ज़मीन लेना। जमा पर मतलब ये था कि भाई आपको मैं जमा दे रहा हूँ, ज़मीन दे रहा हूँ, आपको कृषि से कोई मतलब नहीं है, खेती बाड़ी कितनी अच्छी हो रही है, बुरी हो, कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी जमा चाहिए। बटाई का मतलब ये है कि फसल से पड़ेगा, फसल अच्छी हुई है उसका हम आधा बांटेंगे। मैं सिंपल सी बात मान लेते हैं कि 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन पर 10 कुंटल गेहूँ उग रहा है, तो दोनों को आधा आधा मिलेगा, 5-5 कुंटल, है ना। और उसी ज़मीन पर 5 कुंटल गेहूँ का तो आधा हो गया, वो तो 2.5 कुंटल मिलेगा। तो बटाई पर मतलब कि भाई एक आदमी की ज़मीन हो और दूसरे आदमी का खाद, पानी, बीज, मेहनत, सब कुछ हो, टेंशन सारी उसकी हो, और दोनों लोग इस मतलब क्या है, फसल को जो भी उगेगी, जो भी मतलब उपज होगी, उसे आधा आधा बांट लें तो बोलते हैं बटाई, है ना। बट्टे का मतलब होता है हिस्सा कितना कितना मिलेगा, ठीक है, बोलते हैं ना बटा। जैसे हम बोलते हैं भाई 2/5, है ना। भाई एक ए आदमी है, एक बी आदमी है। एक आदमी की जो ए आदमी है उसकी ज़मीन है, और बी आदमी खाद पानी बीज सबको लगा रहा है, ठीक है। ए आदमी भाई उसने बांटा, दोनों ने तय किया, ये दोनों की सहमति पर होता है, दोनों की भाई विचार विमर्श होता है, तय किया भाई ऐसा कि पहले वाले को मिलेगा 2/5 हिस्सा और दूसरे वाले को मिलेगा कितना, 3/5 हिस्सा। यानी जो भी फसल होगी उसके 5 हिस्से कर देंगे। एक आदमी की ज़मीन है, एक आदमी का खाद पानी बीज मेहनत सब कुछ है, और जो फसल होगी उसको 5 हिस्से कर देंगे। 5 में से 2 हिस्से इसको मिलेंगे, यानी 2/5 इसका, और इसको 3 हिस्से मिलेंगे 5 में से, 3/5 हिस्सा, है ना इसका। तो जो बोलते हैं बट्टे पर ज़मीन लेना, ठीक है। इस तरह की व्यवस्थाएं जो थी, कौन, पाही कास्ट जो थे, वो दूसरों की ज़मीनें बट्टे पर लेकर, जमा पर लेकर, बटाई पर लेकर उन पर खेती क्या करते थे। परिभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि खुद कास्ट किसे कहा गया और पाई कास्ट किसे कहा, ठीक है। एक बार ध्यान रखना है, यहाँ जो एक मतलब इसमें उल्लेख इसका अलग से किया गया है कि पाही कास्ट बनने का मतलब हमेशा ये नहीं था किसान की मजबूरी हो। पाही कास्ट बनने का, इन दूसरों की ज़मीनें जमा पर लेकर खेती करने का मतलब हमेशा ये नहीं था कि उनकी मजबूरी। पहले तो मजबूरी है कि अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो सिंपल सी बात, के पास क्या विकल्प बचता है कि दूसरी ज़मीन जमा पर ले, बटाई पर ले, बट्टे पर ले, खेती करे। तो पहला एक कारण तो है कि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, जो क्या थे, भूमिहीन थे, उनके लिए एक विकल्प ये बचता है कि पाई कास्ट बने, दूसरे की ज़मीनें लें, उन पर खेती करें। लेकिन ऐसा हमेशा मजबूरी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं था। कई बार जो कुछ किसान थे वो अपनी इच्छा से भी पाही कास्ट बनते थे। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके गाँव में आपकी ज़मीन है लेकिन ज़मीन कम है, आपको उससे ज़्यादा खेती करनी है। आपके पास मान लेते हैं कि 10 बीघा ज़मीन है, पर आपकी क्षमता है खेती करने की 50 बीघा की है। आप दूसरों की ज़मीनें जो है आप क्या किस पर लेते हैं, पाई कास्ट बन जाते हैं, दूसरी ज़मीन लेते हैं, खेती करते हैं। क्यों, आपको उसमें ज़्यादा लाभ दिखाई दे रहा है। या आप देखते हैं आपके गाँव में ज़मीन जो है आपके पास थोड़ी सी है, आप देख रहे हैं दूसरे गाँव में जो है ज़मीनें जो है सस्ते दरों पर मिल रही है, जमा कम देनी पड़ रही है, या भाई कम हिस्सा देना पड़ रहा है ना, ऐसा है। और आपको लग रहा है कि आप अगर अपनी खेती करें तो उसमें इतना लाभ नहीं होगा जितना दूसरों के खेत लेकर जो है ज़मीन लेकर उस पर खेती करने में। तो लोग उसे इस स्थिति में भी क्या थे, पाई कास्ट समझा करते थे। तो पाई कास्ट बनने का हमेशा मतलब ये नहीं था कि आदमी के पास ज़मीन ना हो तभी पाई कास्ट बनेगा। कई बार लोग अपनी ज़मीनें होते साथे भी, है ना, अपनी इच्छा से जब उनको लाभ अधिक दिखाई दे ज़मीनें ऐसे लेकर खेती करने में, तो लोग पाई कास्ट बनते थे। तो मतलब ग्रामीण समाज जो था वो मतलब किसानों को, काश्तकारों को 2 वर्गों में बांटता है 16वीं सदी में, खुद कास्ट और पाई कास्ट, है ना। कृषि समाज की बेटा बात करें, अब बेटा बात करें जो कृषि समाज हमारा, इसमें आगे बात करें कि जो आरंभिक काल का, ये आरंभिक काल इसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 16वीं सदी, है ना, जो मुगल काल है। मुगल काल के ग्रामीण समाज को समझने के लिए, कृषि जो समाज है उसको समझने के लिए बेटा हमारे पास स्रोतों की बात करते हैं, ठीक है। 16वीं सदी में जो कृषि समाज है, जो ग्रामीण समाज है, उसके जानकारी देने वाले स्रोतों की बात करें, ठीक है। पहली बात बेटा हमें ध्यान रखना, अगर यही जो जानकारियाँ हैं उच्च वर्ग के बारे में हो, है ना, जो राजकीय वर्ग है, राजा महाराजा हैं, जो है ना, जो राज घराने के लोग हैं। हमारा टॉपिक है किसान और कृषि समाज या कृषि उत्पादन,
उसकी जो बात करें उसमें बात की थी किसान जो थे उन्हें 2 तरह के वर्गों में बांटा गया। किसानों को किन किन नामों से जाना गया उसकी हमने बात की, ठीक है। क्या बेटा जब इसकी एक जो टॉपिक है, इसका जो एक पॉइंट है उसमें बात करते हैं स्रोतों की तलाश, है ना। मतलब कृषि समाज 16वीं 17वीं सदी का जो कृषि समाज है उसको जानने के लिए जिन स्रोतों की इस्तेमाल की गई है 16वीं और 17वीं सदी के कृषि समाज को जानने के लिए जो स्रोतों की बात की है, ठीक है। मतलब कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जो हमें 16वीं और 17वीं सदी के कृषि समाज के बारे में, कृषि उत्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहली बात हमें ध्यान रखनी बेटा कि जिस समय की या किसी भी काल के किसी भी साम्राज्य की आप बात कर लो, उस समय के शासकीय वर्ग, है ना, राजा महाराजा हों, राज परिवार हों, उनकी शासकीय व्यवस्थाएं हों, राजधानियाँ हों, उन सब के बारे में जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। क्योंकि लेखक जो होते हैं ना, अधिकांश जो मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हों उनको अधिक जो है उन पर लिखते हैं। तो इसमें भी मुगल काल में अगर बात करते हैं 16वीं 17वीं सदी की बात करते हैं तो उस समय के जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनके बारे में जानकारियाँ बड़ी आसानी से मिलती हैं। लेकिन क्योंकि 16वीं 17वीं सदी के हम कृषि समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ कृषि समाज में जानकारी देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कृषि समाज उसमें करा होगा, कृषि समाज के जो लोग रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, ऐसे विद्वान नहीं थे, ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे कि जो स्रोत लिख सकें या ऐसी जानकारियाँ जो है लिखित जो जानकारियाँ हैं मुहैया करा सकें, ऐसा उस समय व्यवस्था नहीं थी ना। किसानों का तो जो शिक्षा का स्तर है वैसे निम्न रहता है, ठीक है। तो किसानों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर कोई ऐसा ग्रंथ लिखा गया हो, कोई ऐसी सूचना लिखी गई हो या ऐसी जानकारी लिखी गई हो कि जो हमें 16वीं 17वीं सदी के साम्राज्य के बारे में, कृषि समाज के बारे में जानकारी दे सकें, ऐसा नाम मात्र को है। नाम मात्र क्या बोले कि बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसे स्रोत हमारे पास हैं जो डायरेक्टली किसानों के द्वारा, प्रत्यक्ष तौर पर किसानों के द्वारा लिखे गए हों, ठीक है। अब बेटा अगर ऐसा है कि हमारे पास किसानों द्वारा लिखा गया कोई दस्तावेज, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है तो हमें जो अन्य स्रोत हैं, अन्य साधन हैं, उनकी तरफ रुख करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा इसमें जो है बात करते हैं कि 16वीं 17वीं का कृषि समाज है उसकी जानकारी देने वाले अब हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो राजकीय जो दस्तावेज हैं, सिंपल सी बात है, शासक था, राजकीय व्यवस्थाएं थी, ठीक है। जो राजकीय दस्तावेज हैं वो पहला ऐसा स्रोत है कि जो हमें जानकारी देगा 16वीं 17वीं सदी के कृषि समाज के बारे में, ठीक है। भाई हर चीज़ के बारे में, कितनी फसल कहाँ उग रही है, कौन सी फसलें मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण तौर पर उग रही हैं, ठीक है, कितना कृषि पैदावार हो रही है, इस सब के बारे में जो राजकीय तंत्र उस समय के रहे होंगे, राजकीय व्यवस्थाएं रहे होंगी, उन्होंने दस्तावेज तैयार किए होंगे कर लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए। तो राजकीय दस्तावेज हैं स्रोत हैं उस समय के कि जो हमें जानकारी देते हैं कृषि समाज के बारे में, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास स्रोत जो के तौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है क्या बेटा, वृत्तांत इत्यादि, ठीक है। वृत्तांत क्या है, हम पहले पढ़ा इसमें जब यात्रियों के वृत्तांत वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे ना कि भाई बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की या भारतीय यात्रियों ने यात्रा की, उन्होंने अपने भाई कृषि समाज के बारे में जो भी अपने वृत्तांतों में वर्णन किया, उल्लेख किया, वो हमारे पास एक स्रोत के तौर पर, जैसे हमने बात की थी फ्रांसवा बर्नियर था, ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर जब भारत के कृषि क्षेत्रों की यात्रा कर रहा था तो उसके बारे में उसने लिखा कौन कौन सी फसलें हैं, है ना, वो आ जाती हैं, कौन कौन सी, उसने जो सर्वोत्तम भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, उसके नाम भी दिया। कितने लोगों को याद है, फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में मुगल साम्राज्य में, ये मुगल साम्राज्य में यात्रा कर रहा था, फ्रांसवा बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो उसने कौन कौन से भाई उसके बाद मतलब उसने भारत की उपजाऊ भूमि को, सर्वोत्तम जो भूमि थी उसे क्या नाम दिया, कितने लोगों को याद है। फ्रांसवा बर्नियर ने कृषि योग्य जो उपजाऊ भूमि थी, जो बढ़िया भूमि थी, उसका क्या नाम दिया, दामिनिको, क्या नाम दिया, दामिनिको दिया था ना। तो एक जो यात्री वृत्तांत हैं, यात्राओं के जो वृत्तांत हैं, वो भी एक स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, किस लिए, 16वीं 17वीं सदी के कृषि समाज को जानने के लिए। एक तरफ राजकीय दस्तावेज, उस समय के राजा, शासक, नवाब, जो जमींदार जो भी रहेंगे वो अपनी रिपोर्ट, अपने दस्तावेज तैयार करते होंगे, वो एक स्रोत है। एक स्रोत हमारे पास वृत्तांत हैं। फिर तीसरा जो स्रोत हम मतलब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हम 16वीं 17वीं सदी के आरंभिक समाज को जानने के लिए कर रहे हैं, वो एक जो है मुगल साम्राज्य के एक जो है राजकीय लेखक द्वारा लिखी पुस्तक है जिसका नाम है आईन अकबरी, आईन ए अकबरी, ठीक है ना। आईन अकबरी का हालांकि हमें विस्तार से इस पर चर्चा करनी है, आईन अकबरी के बारे में क्या है, किसने लिखी, किस जो है रूप में लिखी, उस अगर यहाँ पर हम जब 16वीं 17वीं सदी में कृषि समाज को जानने के लिए हम दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, हम स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम महत्वपूर्ण तौर पर 3 तरह के दस्तावेज जो है, 3 तरह के जो स्रोत हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहला बेटा राजकीय दस्तावेज, राजकीय मतलब उस समय के जो जमींदार हों, शासक हों, कोई भी जो है उनके द्वारा लिखे दस्तावेज, यात्रा वृत्तांत। और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर आपसे पूछें कि 16वीं 17वीं सदी के समाज को जानने में या कृषि समाज को जानने में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर किस स्रोत को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आईन अकबरी है। अभी हम आईन अकबरी के बारे में सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आईन अकबरी जो मुगल बादशाह अकबर था, अकबर का एक दरबारी लेखक जिसका नाम था अबुल फजल, क्या नाम था, अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा एक बड़ा विस्तृत ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आईन अकबरी।
आईन अकबरी में अबुल फजल ने भारत के 16वीं 17वीं सदी के हर एक समाज के बारे में, चाहे वो कृषि समाज को हो, राजकीय वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, उनके बारे में बड़ी विस्तार से व्याख्या की है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आईन अकबरी को एक महत्वपूर्ण शोध के तौर पर, सबसे महत्वपूर्ण शोध के तौर पर लेकर चल रहे हैं। एक बात पर हम जब बात करते हैं कि आईन अकबरी को हम महत्वपूर्ण शोध के तौर पर लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ हमें एक सावधानी की बात करनी है। ठीक है, एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि ध्यान रखें कि जो आईन अकबरी लिखी है वो एक दरबारी लेखक ने लिखी है। दरबारी लेखक जिसको लाभ मिलते हो कहाँ से, मुगल दरबार से, जिसका जो वेतन है, जिसकी जो जीविका है किससे चलती हो, मुगल दरबार चलती हो। तो संभावनाएं हैं ऐसी बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं कि इसने ऐसे तथ्य, ऐसी बातें अपने दस्तावेज में लिखी हों, अपनी आईन अकबरी में लिखी हों कि जो राजा को, सम्राट, उस समय जो बादशाह जो भी रहा हो, उसे खुश करने के उद्देश्य से लिखी गई हों। हो सकता है कई बार अधिक जो वास्तविक सूचनाएं हैं, वास्तविक जानकारियां हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ कर इस रूप में, सिंपल सी बात है, जहाँ से वेतन मिलने वाला हो। आप जिस काल की बात कर रहे हैं कि जहाँ अगर जो सम्राट है या जो मतलब जो बादशाह है, जो भी शासक है, उसकी तारीफों में कुछ लिख दिया तो उसने खुशी खुशी से गाँव लुटा दिए, गाँव बोल के जात से गाँव, ये वाले गाँव तेरे, ठीक है। और जरा से उसकी गुस्ताखी हुई, जरा सा कुछ पंक्तियाँ ऐसी लिख दी कि जो शासक की गुस्ताखी में, तो बोलो इसका सर धड़ से अलग कर दो, है ना। तो ऐसे वाले काल में संभावनाएं बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि जो दरबारी लेखक है वो शायद ऐसी बातें लिखता हो कि जो वास्तविकता से अलग हों, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए या उनको प्रशंसा के लिए लिखी गई हों। इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, इससे कोई नकार नहीं। फिर भी हम आईन अकबरी को एक महत्वपूर्ण शोध के तौर पर बात करेंगे कि जो हमें 16वीं 17वीं सदी के कृषि समाज को जानने में सहायक होगा। ठीक है बेटा, जब शोधों की तलाश की बात करते हैं तो हमें शोध के तौर पर इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कृषि समाज को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला जो बेटा हमारा जो पॉइंट है, अगला जो हमारा बिंदु है, हम उसकी बात करें तो वह किसान और उनकी ज़मीन है ना। जैसे कि हमने अभी थोड़ी पहले बात की किसानों को लेकर और उनकी ज़मीनों को लेकर, है ना। किसानों को और उनकी ज़मीनों को लेकर जो हम बात की कि जो किसान थे वो दो तरह के थे, है ना। यहीं जो हमने बात की थी किसके बारे में, काश्तकारों के बारे में भी जो बात की थी हमने, वो यहीं जो आती है खुद काश्त और पाई काश्त वाली बात, है ना। खुद काश्त और पाई काश्त वाली जो चर्चा है हमने उसको यहीं रखना है। ठीक है, खुद काश्त और पाई काश्त, है ना। किसानों के बेटा जमीनों के अधिकार की जब बात की जाती है तो पहले एक बात हमें जो है कि सामान्य तौर पर जानते हैं कि हम मुगल काल की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं है कि जहाँ पर लोगों के निजी अधिकारों संपत्ति पर, भाई सम्राट है मुगल बादशाह, अगर उत्तर भारत का सम्राट है तो जाहिर सी बात है कि जो भारत में जितनी भी ज़मीनें होंगी, जितना भी भूभाग होगा, जितना भी भूखंड होगा, उस सब का जो मालिक किसको माना जाएगा, मुगल बादशाह को। ऐसा मानते हैं मुगल बादशाह जो है वो अपने साम्राज्य की सभी ज़मीनों का मालिक है। फिर भी क्या था कि जो सम्राट था उसने अपनी ज़मीनों को जो है मतलब क्या क्षेत्रीय जो जमींदार हैं, क्षेत्रीय शासक हैं, उन्हें विभाजित किया हुआ था, दिया हुआ था। और इसके अलावा क्या था कि जो ज़मीनें थी उन पर जो है किसानों का या लोगों का निजी अधिकार था, लेकिन बड़ा आंशिक तौर पर, यानी कि ज़मीनें किसानों की हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसका मालिक कौन माना जाता है, वो मुगल बादशाह माना जाएगा। किसान अपनी ज़मीन बोलता रहे, बेचे, खरीदे, सब कुछ कर सकता है। किसानों के पास जो उनकी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को वो अपना जो है भाई अपनी अनुवांशिकता के तौर पर, अनुवांशिकता समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज़मीन को ले और दे भी सकते थे कि पिता के बाद उसकी ज़मीनें किसकी होंगी, कोई किसान अगर पिता है तो उसकी ज़मीन किसकी होंगी, बेटे की होंगी। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ था मतलब कि किसानों के अपनी ज़मीनों पर निजी अधिकार थे, वो उन ज़मीनों को अपने बेटों को ले और दे सकता था। ये जो कास्ट थे तो ये लोग वो भी देते थे, करवर भी देते थे। हाँ, किसी का था बेटे। ठीक है, जैसे हम बात करें कि खेती, मान लो आपकी ज़मीन भी है, आपको अपनी ज़मीनों पर खेती करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। अगर सिंपल आज भी हम जो बात करें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड जो है टैक्स है। ठीक है, आपकी ज़मीन है, आप खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी ज़मीन पर खेती करने टैक्स तो देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी है, आपने कार खरीदी, गाड़ी है, टैक्स तो उस पर देना पड़ेगा। तो बेटा वहाँ पर ये भी था, अगर आपकी खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीनें भी तो आपको उस पर कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दूसरी ज़मीन ले रहे हो तो उस पर खेती के बाद उसको जो है जो भी चीज़ दे रहे हो, जमा दे रहे हो, बट्टा दे रहे हो, बटाई दे रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन खेती करने के लिए जो राजस्व था, जो भूमि कर था या भू राजस्व था, वो तो था, है ना, वो जो है निश्चित था। तो ये बात की जो ज़मीनें थी ना, हालांकि सम्राट की जो मतलब जो मुगल बादशाह है उसके अधीन आने वाले सभी जो क्षेत्र हैं उन सबका ज़मीन का मालिक कौन माना जाएगा, मुगल बादशाह। लेकिन लोगों की जो ज़मीनों के निजी अधिकार थे वो भी थे। लोग खुद काश्त थे, पाई काश्त थे। खुद काश्त मतलब जिनके पास अपनी ज़मीनें हो, पाई काश्त दूसरों की ज़मीनें बट्टे बटाई या जमा पर लेकर खेती करते हो, है ना। इसके अलावा ज़मीनों पर जो अधिकार था किसानों का वो इस रूप में था कि जो हमने जैसे अभी बोला कि ज़मीनों पर इस रूप में अधिकार था कि कोई भी किसान अपनी ज़मीनों को अपने बेटों को उसकी विरासत के तौर पर, है ना, धरोहर के तौर पर दे सकता था। ज़मीनों को कोई व्यक्ति बेच और खरीद भी सकता था, जैसे आजकल होता है, ज़मीन आप खरीद बेच भी सकते हैं। ठीक है, और ज़मीनों को किसी को उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, इनाम के रूप में लिया और दिया भी जा सकता था। तो ज़मीनों पर जो अधिकार थे, किसान जो थे उनके ज़मीनों पर इस तरह के उनके अधिकार थे। एक और बेटा जो चीज़ हमें मुगल काल में देखने को मिलती है, मुगल काल में ज़मीनों की अधिकतम सीमा तय की गई थी। मुगल काल में किसी भी किसान के ऊपर जो ज़मीन होगी उसकी अधिकतम सीमा तय की गई थी।
मतलब जो इसमें अनुमान लिया जाता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, आगरा इत्यादि, आगरा राजधानी रही मुल्कों की, है ना, तो आगरा में किसी भी एक जो सामान्य किसान है, सामान्य किसान के पास जो ज़मीन है वो 5 एकड़ रखी गई थी। किसी सामान्य किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन होगी, और यही जो ज़मीन की सीमा है उसे बंगाल में कितना रखा गया था, 10 एकड़ रखा गया था, है ना। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे कुछ इलाके थे कि जहाँ पर ज़मीनों की अधिकतम सीमा किसानों पर तय की गई थी। किसी भी किसान के पास इससे ज़्यादा ज़मीनें नहीं होंगी, है ना, मतलब ज़मीनों की सीमा तय की थी, इससे ज़्यादा ज़मीनें नहीं होंगी। अगर किसी किसान के पास इससे ज़्यादा ज़मीनें हैं तो वो जो वहाँ का ज़मींदार है या वहाँ का शासक है, स्थानीय शासक, वो उसको अपने अधीन कर लेगा, भूमि अधिग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह की ज़मीनों का अधिकार जो थे, हम बात करते हैं किसान और उनकी ज़मीनों के अधिकार, किसान और उनकी ज़मीनें। इस वाले टॉपिक में हमें ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर बात करें सिंचाई और बेटा सिंचाई की तकनीक, ठीक है। आप जिस समय की बेटा हम बात कर रहे हैं 16वीं 17वीं सदी की, तो देखिए आज हम अगर बात करने लगे खेती की सिंचाई की, है ना, खेती की सिंचाई की बात करने लगे, फसलों को पानी देने की बात करने लगे, तो आज बहुत सारे साधन हैं, ट्वेल हैं, हैंड पंप है ना, और बहुत सारे जो आधुनिक जो साधन हैं सिंचाई के लिए वो हैं। लेकिन बेटा 16वीं 17वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 16वीं और 17वीं सदी में जो कृषि की सिंचाई के लिए, कृषि को पानी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन बेटा आज की तरह ही मानसून था। हम कितने ही आधुनिक, कितने ही तकनीकी जो क्यों ना हो गए हों, लेकिन आज भी भारत के और विश्व के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खेती बाड़ी, जहाँ पर कृषि आज भी मानसून पर यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर है। वहाँ अगर बारिश अच्छी खासी हो गई, ठीक है, तो फसल अच्छी हुई, बहुत अच्छी हो गई तो बर्बाद, है ना। आजकल तो मौसम असंतुलित है, ठीक है, बहुत अच्छी हो गई तो बर्बाद, बहुत कम हुई, मानसून की जितनी उम्मीद है, इतनी अपेक्षा है, उतनी ना हुई तो फिर बर्बाद, है ना। सोचो इस सदी में, इस काल में, इस समय 21वीं सदी में हम खड़े हैं। ऐसा तो 16वीं 17वीं सदी में क्या था कि भारत का कृषि समाज सिंचाई के लिए सामान्यतः या मूल तौर पर किस पर, मानसून पर, वर्षा ऋतु पर निर्भर था। जिन क्षेत्रों में बेटा जिन क्षेत्रों में पानी की पैदावार अच्छी थी, मतलब पानी की उपलब्धता, पानी की जो है ना, जो है मात्रा है वो अच्छी खासी थी, उन क्षेत्रों में ऐसी फसलें जो अधिक पानी मांगती हों, जैसे धान की फसल है, ठीक है, धान है, चावल है, ऐसी फसलें उन क्षेत्रों में ज़्यादा उगाई जाती थी कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी थी। बिहार वाला क्षेत्र ज़्यादा चावल क्यों उगाया जाता है वहाँ पर, है ना, इसलिए। और जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम हुआ करती थी या सिंचाई के साधन उतने अच्छे, उतने प्रबल नहीं थे, उन क्षेत्रों में ऐसी फसलें जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती हो, जैसे मक्का है, ठीक है, मक्का है, बाजरा है, जौ है ना, ये चीज़ें होती हैं। राजस्थान में क्यों उगाई जाती हैं, क्यों पानी की उपलब्धता बहुत कम है, और जो कम पानी में या एक बार दो पानी देने में ही फसलें उगाती हों, वो ऐसे इलाकों में ज़्यादा हुआ करती थी कि जहाँ पर पानी की जो मात्रा थी वो कम थी, है ना। तो पानी की बड़ा उपलब्धता के हिसाब से, चाहे वो पानी मानसून से मिले, मानसून एक बड़ा, ठीक है, बड़ा एक स्रोत था खेती को सिंचाई करने का, फसलों को पानी देने का। और इसके अलावा जो बड़ा अन्य साधन थे, कुछ मुगल काल में जो कुछ शासक रहे उन्होंने नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। कुएं तो मतलब हड़प्पा काल से है, कुएं भारत में तो भाई सिंचाई के बाद, मतलब मानसून के बाद जो कृषि की सिंचाई के साधन थे कुएं थे। कुओं के अलावा बहुत सारी नहरों का जो निर्माण था वो मुगल बादशाहों ने, मुगल शासकों ने कराया, ठीक है। और कई बार जो है जो नदियाँ थी, नदियों के द्वारा भी सिंचाई, मतलब सिंचाई का जो व्यवस्था थी वो की जाती थी। सिंचाई बड़ा उनकी तकनीक। और बड़ा इसके अलावा कुछ और जो तरीके थे जिनको आप जो है आजकल जो विलुप्त हो गए हैं। एक नाम हमारे चैप्टर में आता है, रहट का नाम आता है, क्या ना, रहट, है ना बेटा, एक शब्द है, ठीक है। रहट अगर आपने कभी ना इसकी चित्र इत्यादि देखे हो तो रहट तो अभी आपको मतलब मुश्किल से किसी गाँव, मतलब पिछड़ा हुआ कोई गाँव हो तो वहाँ मिले। बेटा क्या होता है रहट, मतलब ये होता है कि मेरे एक ना जैसे चैन होती है, ठीक है, एक चैन जैसे सिस्टम से एक बेल्ट होती है बेटा, बेल्ट के चारों तरफ मतलब बर्तन लगा दिए जाते हैं, बेल्ट जैसा ना, वो आपने देखा गांव में अपने जनरेटर टाइप का कुछ चलता हुआ देखा होगा, है ना भाई। एक मान लो कुआं है, ठीक है, अब कुएं में क्या है कि मतलब इस तरह की व्यवस्था है। अब उसमें क्या है, बीच में यहाँ पर एक ऐसे एक वो लगा दीजिए, मतलब पाइप लोहा लगा दिया, और एक इसके साथ में क्या होगा, एक जो है पूरा चक्र चलेगा, और इस चक्र में एक बेल्ट होगी, है ना। बेल्ट के चारों तरफ ऐसे बर्तन लगाए जाएंगे, ऐसे करके बेल्ट के चारों तरफ इस तरह के बर्तन लगे होंगे, है ना। अब क्या जो है इसको यहाँ बाहर की तरफ ला जाएगा कुएं के, मतलब इस पर ऐसे इसको शर्ट कर दिया, और इसमें बैल होंगे, है ना, जो बैल होंगे इसको घुमाएंगे, और घुमाने पर ये जो बेल्ट है ये वाली घूमेगी, है ना। जब ये मतलब बेल्ट नीचे की तरफ जाएगी तो जो बर्तन है नीचे की तरफ जाते हैं पानी में डूबेंगे, और ऊपर लाते समय पानी इनमें भर जाएगा, है ना। और ये जब ऊपर लाएंगे तो यहाँ ज़मीन का ये हिस्सा, ये पानी जैसे बर्तन ना, बर्तन उल्टे हो जाएंगे, तो पानी जो नीचे भरकर आया वो यहाँ कर गिरेगा, और उसके बाद जो मतलब पानी है वो खेतों में जाएगा। तो कुओं से पानी बाहर निकालने के लिए या नदियों से पानी को बाहर ऊपर लाने के लिए, ऊपरी क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया, इसको रहट बोला गया, ठीक है। तो ऐसी जो रहट जैसी मतलब बहुत सारी जो तकनीकें थी वो 16वीं 17वीं सदी में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। आजकल खेतों में पानी देने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो बिजली के द्वारा, ठीक है। बिजली के द्वारा जो मोटरें चलती हैं वो सबसे अच्छा साधन आजकल है, ठीक है। अब से अगर आप 10-15 साल पीछे जाएंगे खेतों की सिंचाई के लिए तो हमारे जनरेटर टाइप के ना इंजन होते हैं, आम खेतों में इंजन होता है, मतलब उसको पूरा जनरेटर टाइप स्टार्ट करते हैं और ऊपर पानी खींचता है ज़मीन से बेटा वो व्यवस्था जाती है। लेकिन 16वीं 17वीं सदी में बेटा बहुत सारी तकनीकें
खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होती थी, उनमें महत्वपूर्ण क्या है, रहट है। ठीक है, रहट का नाम आता है, जिसका चित्र आपकी जो है इसमें किताब में दिया हुआ है। इसके बाद बड़े फसलों की भरमार। ठीक है भाई, भारत में 16वीं शताब्दी में फसलों की खूब भरमार थी। भारत जो है कृषि प्रधान देश हमेशा से माना गया, और भारत में तरह तरह की जो फसलें थी वो उगाई जाती हैं, है ना। इसमें अगर बात करें भारत में कितने किस्म की फसलें, कितने तरह की फसलें, तो कुछ एक बड़ा आंकड़ा दिया है कि देखो, हालांकि भारत जो है कृषि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें कौन सी, जो बड़ा इसमें एक जो फसलों का जब आता है, इसमें कुछ फसलों को बड़ा क्या पड़ गया है, कुछ फसलों को जो नाम दिया जिन्स ए कामिल। जब ये हमारा जो है अबुल फजल है, अबुल फजल ने आइन अकबरी में भारत की कृषि व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है। तो इसने यानी कि अबुल फजल ने भारत में कुछ फसलों को एक संज्ञा दी है, बेटा दी है, जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल। अबुल फजल ने भारत में, ठीक है, अबुल फजल ने भारत में सर्वोत्तम फसल, जो है सर्वोत्तम फसलों को, सर्वोत्तम मतलब ऐसी फसलें बहुत अधिक पैदावार जिनकी भारत में होती हो, जो बहुत अधिक जगह जो है राजस्व देती हो, बहुत क्या जिनकी मतलब खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती हो, ऐसी फसलों को इसने क्या बोला, जिन्स ए कामिल बोला। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं, तो जिन्स ए कामिल से अभिप्राय ऐसी फसलों से है जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हूँ, सबसे ज़्यादा जिन फसलों की भारत में पैदावार होती हो, जो फसलें बहुत ज़्यादा व्यापारिक फसलें हों, बहुत खरीदी बेची जाती हों, इन फसलों को अबुल फजल ने क्या बोला, जिन्स ए कामिल बोला। ठीक है, दामिने को किसने बोला, फ्रांस बर्नर ने बोला सर्वोत्तम भूमि को, उपजाऊ भूमि को, और इसने अबुल फजल ने जिन्स ए कामिल उन फसलों को बोला जो फसलें सर्वोत्तम फसलें हैं, महत्वपूर्ण फसलें हैं भारत की, है ना। अब इसमें जैसे जिन्स ए कामिल में से किसको रखा, इसने भारत में गेहूं, इसने भारत में गेहूं, चावल और गन्ना, गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों को इसने क्या बोला, जिन्स ए कामिल बोला। ठीक है, महत्वपूर्ण फसलें ये बढ़ गई हैं। ठीक है, भारत की मुख्य भोजन पदार्थ की जो फसलें कौन सी रही हैं, गेहूं, चावल रहा, गन्ना हमेशा से भारत में जो है मुख्य तौर पर उगाया जाता रहा। ठीक है, तो ये जो फसलें इनको जिन्स ए कामिल किसने बोला, इसने अबुल फजल ने, आइन अकबरी के लेखक ने अपनी पुस्तक इसमें बेटा इसका नहीं। अब इसके अलावा बेटा कि भारत में जो हमारा फसलों की जो है ना कि विविधता है क्षेत्रीयवार, उसके बारे में वर्णन इसने किया है। इसने कहा कि देखो 16वीं सदी में आगरा में, आगरा राजधानी है मुगलों की, आगरा में कितने बेटा 39 किस्म की फसलें, कितने, आगरा में 39 किस्म की फसलें, 39 तरह की जो फसलें थी आगरा में उगाई जाती थी। अगर आप आज सब्जी मंडी निकल जाएँ तो फसलें तो है हर भाई, हर सब्जी या हर फल एक सब फसल है ना। तो बेटा आगरा में उस समय 39 तरह की फसलें, मतलब मौसम के जो दो चक्र हैं, कौन सा, खरीफ और रबी की फसलें उगती हैं ना, खरीफ और रबी के अलग अलग चक्रों में जो था मतलब फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, किस तौर पर आगरा में 39 तरह की फसलें उगाए जाने का प्रमाण मिलता है, कितना, 39 किस्म का। दिल्ली जो मुगलों की दूसरा एक महत्वपूर्ण शहर रहा, बाद में राजधानी बन गया, ठीक है, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें, कितने, 43 टाइप की फसलें जो है दिल्ली में उगाई थी उस समय पर। ठीक है, आजकल आपको दिल्ली में कहाँ खेती मिलेगी, दिल्ली के जो आउटर एरिया है उधर बुराड़ी की तरफ है, अपना इधर जो है साउथ दिल्ली में इधर चले जाएं, ठीक है, या थोड़ा यमुना पार्क की तरफ चले जाएं इस तरफ है, तो वहाँ कुछ जो एक आध खेत बचे हैं, वहाँ थोड़ी बहुत जो स्थानीय फसलें हैं, स्थानीय सब्जी जो आपूर्ति करते हो, नाम मात्र को दिल्ली में खेती लगी। लेकिन उस समय 16वीं सदी में कल्पना करें कि जो है आगरा से भी ज़्यादा फसलें दिल्ली में उग रही थी, 43 किस्म की फसलें। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बंगाल है, आजकल का पश्चिम बंगाल, उस समय का बंगाल, बंगाल में आपको जानकारी नहीं, आप ना कभी जाए राशन की दुकान पर तो चावल की बहुत सारी किस्में मिल जाएंगी आपको, वैरायटी मिल जाए चावल की बहुत सारी फसलें, ये कच्चा चावल है, पक्का चावल है, पीला वाला है, ये वाला है, वो वाला है, बासमती है, ये है, वो है। ठीक है, तो बेटा उस समय के बंगाल में, ठीक है, उस समय के बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी, सिर्फ चावल की, है ना बेटा, सिर्फ चावल की 50 वैरायटी, सिर्फ चावल की 50 किस्में उस समय अगर इसमें बंगाल में उगाई जाती है। यहाँ 39 किस्म की अलग अलग तरह की फसलें, चावल नहीं, अलग तरह की फसलें, 43 किस्म की अलग फसलें, लेकिन बंगाल में सिर्फ चावल 50 तरह का उगाया जाता था, 50 किस्म का चावल 50 वैरायटी का चावल बंगाल में उस समय उगाया जाता है। इसके अलावा ये देखो, ये था कि आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में पूरे साल के अंदर 2 बार फसलें उगाई जाती थी, खरीफ के मौसम में और रबी के मौसम में। ठीक है, एक साल में 2 बार एक ही जमीन पर खेती कर लेती थी। जिन क्षेत्रों में पानी की अच्छी उपलब्धता थी, जिन इलाकों में पानी की अच्छी उपलब्धता थी, अच्छा खासा पानी उपलब्ध था, उन क्षेत्रों में एक साल में 3 फसलें भी कर लिया करते थे। मतलब एक फसल बोई, उसको काटा, फिर उसी ज़मीन पर दूसरी फसल बोई उसी साल में, और फिर तीसरी फसल बोई। इस तरह आमतौर पर देश के अलग अलग जो है 2 चक्रों में, खरीफ और रबी, साल में 2 ही फसलें हुआ करती थी, और बाकी जिन क्षेत्रों में पानी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ एक साल में 3 बार फसलें भी कर ली जाती थी। है ना,
ये तो पूरा हमारा टॉपिक है किसान और कृषि उत्पादन, ठीक है, जिसमें हमने जो है सभी चीज़ों को एक एक पॉइंट के साथ जो है बात की है। यहीं पर इतना पूरा होता है। हाँ, तो बड़ा इस टॉपिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भैया ना ग्रामीण समुदाय, ठीक है। 16वीं 17वीं सदी में जो ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समाज है वो किस तरह बनता था और ग्रामीण समाज में कौन कौन क्या लोग थे, उसकी क्या उसकी बात करें, ठीक है। पहली बात बेटा हमें बात करेंगे जो 16वीं 17वीं सदी का ग्रामीण समुदाय है, ग्रामीण समाज है, उसके 3 किरदार हैं, ठीक है। इसके बाद इस किरदार मतलब समाज में 3 मतलब कहते हैं ग्रामीण जो समाज है 3 तरह के लोगों से या 3 तरह के जो है खिलाड़ियों से मिलकर ग्रामीण समाज बनता है। 3 बड़ा लोग कौन है, एक है भूमिहीन किसान, ठीक है, एक भूमिहीन किसान है, भूमिहीन किसान। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है ग्रामीण समाज को बनाने वाला, दूसरा जो वर्ग है जो कैटेगरी है वो है जमींदार। और तीसरे बड़े लोग हैं पंचायत या मुखिया। बड़ी 16वीं 17वीं सदी का जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण जो परिवेश है वो 3 तरह के लोगों से मिलकर बनता है। 3 इस मतलब गांव नामी जो है ना खेल है उसके खिलाड़ी हैं। भूमिहीन किसान थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, जमींदार थे जो जमीनों के मालिक थे जो दूसरों को जमीनें दिया करते थे, और तीसरे लोग थे मुखिया, ठीक है। मुखिया मतलब क्या कि भाई गांव को की व्यवस्थाओं को, गांव के शासन को चलाने वाला व्यक्ति मुखिया, ठीक है। इस तरह से जो 3 तरह के लोग हैं। अब बेटे गांव के जो मुखिया थे ना, गांव के जो मुखिया थे इनकी हम यहाँ भी बात कर लेंगे, ठीक है इसकी। तो 3 तरह के लोगों से मिलकर गांव का समाज, गांव का परिवेश, गांव का जो पूरा है ना माहौल है वो बनता था, है ना। अब बेटा इसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो जाति और ग्रामीण माहौल। हम देखते हैं कि आज भी आप गाँव में चले जाएँ तो जो जाति व्यवस्था है, जो जाति मतलब जो है ना जो नियम कानून है वो आपको शहरों की तुलना में गाँव में आज भी देखने को मिलेंगे। हालांकि संविधान में कितने प्रावधान हो गए हों, पुनः नियम कानून हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज 21वीं सदी में भी आपको जातिगत जो अनुबंध हैं, जातिगत जो नियम कानून हैं उनकी झलक, उनकी कहीं ना कहीं आपको असर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो 16वीं 17वीं सदी है। तो 16वीं 17वीं सदी में जो ग्रामीण समाज था वो जातिगत नियम कानूनों से, जातिगत व्यवस्थाओं से बंधा हुआ था। जाति की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आदमी की जो जाति थी ग्रामीण समाज में रहने वाले या कहीं भी रहने वाला जो जाति था, जाति की जो मतलब जो नियम था कि किसी आदमी की जाति कैसे तय होगी, तो उसके 2 ही तरीके थे, आदमी का जन्म और या उसका कर्म, है ना। आदमी जिस जाति में जन्म लेगा उसकी वही जाति मानी जाएगी, है ना। और आदमी जो कर्म करेगा, जो उसका काम होगा, जो उसका व्यवसाय होगा, वही उसकी जाति मानी जाएगी, ठीक है। काम कोई अगर जो है लोहे का काम करता है तो लोहार हुआ, लकड़ी का काम करता हो बढ़ई हुआ, बुनाई का काम करता हो बुनकर हो गया, ठीक है। इससे बेटा हर आदमी की जाति जो थी वो उसके काम से, उसके कर्म से या फिर उसके जन्म से, जिस जाति में भी जन्म लिया उसके जन्म से उसकी जाति तय हुआ करती है। और बेटा ग्रामीण माहौल में, ग्रामीण परिवेश में जातिगत व्यवस्थाओं को, जातिगत नियम कानूनों को, जातिगत कानूनों को बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी जो है मतलब कड़ाई के साथ लागू किया जाता था, पालन भी करना होता था, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बेटा ग्रामीण समाज में अपने जातिगत नियम कानूनों का, कोई जाति निम्न है, उच्च है, शुद्ध है, अशुद्ध है, उसके लिए जो भी नियम कानून तय किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं, जो काम तय किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने जातिगत अनुबंधों, जातिगत नियम कानून का उल्लंघन करता था तो दंड दिया जाता था उसको, है ना, सजा दी जाती थी। ये जो दंड था जातिगत नियम कानून का उल्लंघन करने पर, वो आर्थिक दंड बहुत नाम मात्र को था, बहुत ही कम संभावनाएं, मतलब ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड मिला हो। आर्थिक दंड का मतलब फाइन लगाओ किसी पर, है, जुर्माना लगाओ, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। अक्सर ये होता था कि जब भी कोई व्यक्ति जातिगत व्यवस्थाओं का उल्लंघन करे तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, मतलब समाज से बाहर निकाल देना, ठीक है। उससे बोलचाल बंद कर देना, उसके साथ आना जाना बंद कर देना, उसके साथ बातचीत या उसके साथ संबंध रखना बंद कर देना। तो यह आम सा दंड था किसी व्यक्ति को सजा के तौर पर देना अगर कोई व्यक्ति जातिगत व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है तो, है ना। एक तरीका यह भी था कि उसको जो है मतलब समाज से ही निकाल, मतलब उसे गाँव से निकाल देना, गांव से बहिष्कृत कर देना भी एक जो है बड़ा दंड था किसी व्यक्ति के लिए, बड़े अपमान की बात थी, बड़े उसके लिए जो है शर्म की बात थी, और उसको समाज से या गांव से ही निकाल दिया जाए तो, है ना। तो ग्रामीण समाज जो था बड़ा जातिगत व्यवस्था की हमने पहले बात की, जातिगत व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें और हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसकी दोबारा बात करने की, दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस ये कि 16वीं 17वीं सदी का समाज भी जातिगत व्यवस्थाओं का उसी रूप में पालन कर रहा था जिस रूप में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हो रहा था। जातिगत व्यवस्था वैसे की वैसे थी और जातिगत नियमों का ग्रामीण समाज में बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी कड़ाई के साथ पालन हो रहा था, है ना बेटा। इसके बाद बेटा बात करें अगली जो चीज़ हमारे पास है वो पंचायत और मुखिया। भाई देखो क्या था कि जो आरंभिक समाज है उस समय कोर्ट कचहरी पुलिस व्यवस्था ये तो थी नहीं 16वीं 17वीं सदी में, ठीक है। अगर ज़्यादा कोई मामला बड़ा है तो राजदरबार में चले जाते थे, कोई बड़ा केस है, बड़ा मामला है, बड़ा कोई आपराधिक गतिविधि है तो उसके लिए दरबार थे। लेकिन ग्रामीण समाज जो था वो दरबारों से, राजकीय व्यवस्थाओं से, वो जो है शहरों से, राजधानी से बड़ा दूर था, है बेटा।
और गांव की व्यवस्थाओं को, गांव की शासन को चलाने के लिए गांव की पंचायत व्यवस्था होगा, ठीक है। गांव की पंचायत और गांव का मुखिया। पंचायत बेटा एक ऐसी संस्था है ग्रामीण समाज को चलाने वाली कि जो पूरे गांव पर नियंत्रण रखने का और गांव के नियम कानूनों का, गांव की व्यवस्था को रखने का, बना के रखने का काम किया करती थी, है ना। पंचायत में बेटा सरपंच हुआ करते थे। पंचायत के मतलब गांव के सभी लोग पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के मेंबर हैं, और पंचायत जो भी फैसला करेगी वो गांव को मानना पड़ेगा। एक तरह से गांव की कोर्ट हो गई पंचायत, मतलब गांव की अदालत। यानी पंचायत ने जो निर्णय दिया, जो फैसला दिया, उसे गांव के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई सारी तरह के आपराधिक मामले हों, किसी की चोरी चकारी हो गई हो, किसी ने किसी की जमीन पर हड़प लिया हो, ठीक है, हर तरह के मामलों में पंचायत ही अंतिम निर्णय हुआ करती थी। ज़्यादा कोई बड़ा मामला है, कोई पंचायत की मान रहा है तो दरबार है, फिर मुगल दरबार में जाओ, वहाँ पर जो है न्यायाधीश हैं, जो काजी हैं, वो फैसला करेंगे। तो जो पंचायत थी वो गांव की व्यवस्था को चलाने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय, एक महत्वपूर्ण संस्था थी, है ना। और पंचायत के अलावा जो गांव का कहते हैं कि गांव का जो सर्वे होगा, गांव का सबसे बड़ा जो लीडर होगा, उसके बड़ा पद का नाम क्या है? मुखिया। गांव का मुखिया कह दो, प्रधान कह दो, ठीक है ना। गांव का मुखिया या प्रधान, मंत्री नहीं बेटा, सिर्फ प्रधान, है ना। गांव का मुखिया। गांव के मुखिया को बेटा और अन्य नामों से 16वीं शताब्दी में जाना गया है। एक नाम इसमें आता है मंडल। मुखिया को कुछ जगहों पर मंडल भी क्या क्या बुलाया गया, और कुछ जगहों पर मुकद्दम, कुछ जगहों पर मुखिया या मुकद्दम या मंडल भी कहा गया। किसको? गांव के जो है कहते हैं कि प्रमुख व्यक्ति को, जो गांव के मतलब पूरी पंचायत में सबसे बड़ा व्यक्ति हो, जिसका पद सबसे बड़ा हो, उसे क्या, कुछ जगहों पर मुखिया, प्रधान, जिसके नाम आज गाँव में तो गाँव ग्राम प्रधान होते हैं वो लोग। मंडल भी कुछ लोग जगह पर इनको बोला गया, और कुछ जगह को क्या, मुकद्दम, है ना। मुकद्दम भी कई जगह पर इनको बोला गया है। मुकद्दम आप पुरानी फिल्म में अगर कभी सुना हो सब तरह सब तो सुना होगा। मुकद्दम साहब मतलब गाँव का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ, ठीक है बेटा। जो पंचायतें थी, ये पंचायत एक ग्राम पंचायत थी। गांव की पंचायत जो गांव के सभी फैसलों में निर्णय करेगी, सभी फैसलों में जो है फैसला लेगी। एक तो पंचायत ये हो गई। इसके अलावा जो पंचायत थी वो जातिगत भी हुआ करती थी, है ना। एक पंचायत जो गांव की पूरे पंचायत की है, यानी कोई भी ऐसा फैसला जो गांव के मामले में है उसका होगा। इसके अलावा गांव में हर एक जाति की, हर एक जो है समुदाय की अपनी जातिगत पंचायतें हुआ करती थी। यानी कोई मान लो एक ही जाति का कोई मामला है ना, भाई पंचायत कौन सी? जातिगत पंचायतें, जातिगत पंचायत में मान लो गांव में जितनी जाति निवास कर रही हैं, हर जाति की अपनी एक पंचायत हुआ करती थी। यानी कि पंचायत में जाने से पहले एक जाति के जो लोग हैं वो अपनी पंचायत में फैसला कर लेंगे, है ना। भाई कोई भी मतलब एक जाति का ही मामला है, जाति के अंदर की कोई विषय है, तो जातिगत पंचायतें उस मामले का निपटारा अपनी ही जाति में कर लिया करती थी, पंचायत तक भी बात नहीं जाएगी, है ना। और मान लो कोई मामला ऐसा है कि जो जातिगत मामला नहीं है, ठीक है, कि एक जाति का दूसरी जाति से कोई मतलब केस है, कोई भी तरह का, ठीक है, तो उसका फैसला कहाँ चलाएगा? वो जो ग्राम पंचायत है, गाँव की पंचायत, उसमें चला जाएगा, ठीक है। पंचायत के निर्णय को काटने, पंचायत की जो है ना फैसले हैं, उनको नकारने की शक्ति शायद उस समय 16वीं सदी में किसी के पास न रही हो। अगर आप थोड़ा सा पिछड़े, मतलब हरियाणा है हमारा, राजस्थान है, हालांकि पंचायत व्यवस्था जो है अब क्या रही, केवल गांव में विकास कार्य करने के लिए जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम प्रधान होता है, ग्राम पंचायत, उनका काम न्याय करना नहीं है। आज की पंचायत जो हम देखते हैं, उनका काम गाँव में न्याय व्यवस्था करना थोड़ी है। न्याय व्यवस्था या जो मतलब जो दीवानी मामले हैं, ये जो आप उनमें कुछ थोड़ी पंचायत करती है आजकल। आजकल पंचायत काम क्या है? गांव में मतलब नहर बनवानी है, नहर है, तालाब है, कुआं है, ग्राम जो है ना, गांव का कोई मतलब विद्यालय है, ऐसे चलाने का काम ग्राम पंचायत है। शासकीय वर्ग आजकल पंचायत के नियंत्रण में है, न्याय नहीं है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय की पंचायत जो थी, गाँव की न्यायपालिका भी थी और गाँव की कार्यपालिका भी, विधायिका भी पंचायत थी, है ना। गाँव में कानून बनाने का काम भी पंचायत कर रही थी, उन्हें लागू करने का काम भी पंचायत कर रही थी, और न्याय देने का काम भी पंचायत कर रही थी। तो गांव की जो सर्वे सर्वा थी, गांव की जो मतलब जो पूरा परिवेश है, वो चलाने वाली संस्था का नाम था पंचायत और मुखिया, है बेटा। फिर आगे बढ़े बेटा, बात करते हैं, ठीक है। हम बात करें ग्रामीण दस्तकारों की। ग्रामीण दस्तकार, जैसे हमने पहले ही कहा स्टार्टिंग में, दो शब्द हमने लिए थे, काश्तकार और दस्तकार। दस्तकार कौन हुए? दस्तकार जो गाँव में रहते हों लेकिन खेती के अलावा दूसरे काम करते हों, कोई ना कोई बड़े जो है कोई व्यवसाय, कोई रोजगार करते हों, ऐसे लोगों को दस्तकार कहा गया। दस्तकार जो हाथ से कोई भी काम करता हो, ठीक है। ऐसा नहीं था बेटा कि कोई अगर आदमी जो है काश्तकार है यानी किसान है तो दस्तकार नहीं होता, ऐसा नहीं था। एक ही आदमी काश्तकार और दस्तकार दोनों से था। भाई खेती भी करता है और खेती के अलावा जब उसके पास अतिरिक्त समय बचता है, जब उसके पास ज़्यादा टाइम बचता है, तो कोई अपना दूसरा काम जो उसको आता है वो कर लेता है। और आपने देखे ना गाँव में तो ऐसा होता है कि कोई आदमी कुछ भी है, चाहे वो टीचर भी है, डॉक्टर भी है, उसकी अपनी खेती जरूर होती है। कम से कम वो इतना जरूर उगाता है अपने खेतों में, अपने मतलब अगर पशु वगैरह पालक है उसने, तो इतना जरूर उगाता है जिससे अपने घर का जो राशन वगैरह है, अपने घर का अनाज हो उसकी पूर्ति हो जाए।
पर इस समय क्या था, दस्तकार जो था गांव में खेती के अलावा जो अन्य काम करने वाले लोग थे, लोहे का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, है ना, बाल काटने वाले लोग, ठीक है, ये सब क्या थे, दस्तकारी कहलाती है। हाथ का हुनर, हाथ का बड़ा काम कहलाता है, ठीक है। तो एक आदमी कृषि के अलावा मतलब साथ साथ भी रहकर अपना दस्तकारी काम है, गाँव में जितने भी लोग होते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन भी है तो खेती बाड़ी होती है, कुछ मतलब जब उसके खेती बाड़ी का टाइम होता है, बिजी जो है ना जो टाइम होते हैं उसमें खेती भी लगा पड़ा है, जब कुछ काम और मतलब खेती में कुछ काम नहीं बचा, मतलब बचा, फसल एक काट चुके हैं, अगली फसल बो दी है, टाइम लगेगा फसल को बड़ा होने में, खाली टाइम है, उस टाइम पर अधिकांश जो लोग थे वो अन्य जो कार्य हैं, जो दस्तकारी काम है, वो क्या करते थे, ठीक है। बट दस्तकार था, इसकी सेवाओं का भुगतान, दस्तकारों की सेवाओं का जो भुगतान था, भाई मान लो गाँव में तो अपने अगर थोड़ा सा देखा हो 10-15 साल पहले या 20 साल पहले, गांव में अगर कोई नाई बाल काटने आ रहा है तो गांव के वो ऐसा करते हैं, मैंने अपने टाइम में देखा है, गांव में नाई जो है, दुकान नहीं थी गाँव नाई की, है ना, वो कभी हफ्ते में एक बार जो है गांव में आया करता था, ठीक है, हफ्ते में एक बार। और गांव में किसी घर में आया है तो घर में सबके बाल काट रहा है, सबकी बाल शेविंग जो है एक साथ वो कर रहा है, ठीक है। ये गाँव में शादी ब्याह है, ठीक है, उस समय पर आया, उस समय जितने भी लोग तैयार बैठे हुए हैं कि सबके बाल काट भाई, अभी भी कुछ गाँव में पिछले इलाकों में ऐसी व्यवस्था है, गाँव में एक बार भी नहीं है ना, गाँव में नाई भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो दस्तकार थे वो अपने सेवाएं लोगों को दिया करते थे, अपना जो भी काम है वो क्या करते थे, इनकी सेवाओं के भुगतान की बड़ी बात करें, ठीक है। तो आमतौर पर तो ये था बेटा, आमतौर पर तो ये था कि दस्तकारों की सेवाओं का भुगतान नगद के रूप में ना देकर अपनी फसल के एक हिस्से के रूप में या किसी रूप में दिया जाता था। कई जगह व्यवस्थाएं ऐसी भी थी कि मतलब मान लो कोई नाई है, नाई को किसी मतलब कोई बड़ा परिवार है, कोई समृद्ध परिवार है, तो उसके गाँव मतलब उसके परिवार के हमेशा बाल काटने हैं और उसको वेतन नहीं मिलता, पैसा नहीं लेता, ठीक है, पैसा वेतन नहीं मिलता, उसको क्या मिलता है कि जो मतलब साल के एक बार में जो परिवार है ना, जिसको अपनी सेवाएं दे रहा है, वो उसको ज़मीन देगा, ज़मीन दे दी उसको, भैया ये पट्टा भाई इस साल में तेरा। त्योहारों में देखो ना, त्योहारों पर गांव में जो मतलब जो अलग काम करने वाले होते हैं, है ना, वो घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, त्योहारों पहले में, तो उसको मतलब क्या है, उपहार देना है या उसका अनाज कैसा देना है, कुछ में चीज़ देना, तो ये चीज़ पहले व्यवस्था गाँव में चला करती थी। दस्तकारों की सेवाओं का भुगतान बहुत कम ही ऐसा हुआ करता था कि नगद के रूप में हो, कैश के रूप में उसको दिया, भाई आज तूने बाल काटे, भाई इतने रुपए हुए और देके भुगतान करती है, ऐसा बहुत कम था। अधिकांश समय तो ये हुआ करता था कि जो व्यक्ति है, जो दस्तकार है, उसकी सेवाओं का भुगतान फसल के एक हिस्से के रूप में, भाई पूरे साल तो मेरे बाल काट है ना, और जब मेरी फसल उगेगी, जब मेरी फसल तैयार होगी तो मैं इतना हिस्सा या इतनी फसल जो है मैं तुझे दे दूंगा, है ना। तो मैंने इस तरह की जो मतलब जो भुगतान जो था दस्तकारों की सेवाओं का हुआ करता, ठीक है। दस्तकार केवल बेटा उस समय दस्तकारी क्या करते थे कि जब उनके पास खेती के अलावा उनके पास कृषि के अलावा दूसरे काम हो, दूसरी जो मतलब योजना हो उस समय, ठीक है। पर बात करें एक जो है इसमें बेटा लास्ट एक टॉपिक बचा हमारे पास, जो ग्रामीण बेटा परिवेश था, जो गांव था, वो एक छोटा गणराज्य, ठीक है, गांव एक छोटा गणराज्य है। बेटा गणराज्य का मतलब समझते हैं, गणराज्य का मतलब ये कि जहाँ पर विविध जो है समुदायों के, विविध जातियों के, धर्मों के लोग रहते हों और सब मिलकर गाँव की व्यवस्थाओं का, सब मिलकर गाँव के तंत्र का निर्माण करते हों, एक उसे गणराज्य बोलते हैं। तो उस समय का बेटा जो गाँव था वो क्या था, एक गणराज्य था। गाँव को एक गणराज्य के तौर पर बहुत सारे इतिहासकारों ने परिभाषित किया, जहाँ पर क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं, उन जातिगत व्यवस्थाओं में भेदभाव भी है, ऊंच नीच भी है, इस सब के बावजूद भी सब लोग मिलकर गांव को चला रहे हैं, गांव की व्यवस्था को बनाए रखे हैं, गांव के तंत्र को संचालित कर रहे हैं। तो इसलिए क्या था, बहुत सारे लोगों ने ग्रामीण परिवेश को, गांव को एक छोटा गणराज्य, जहाँ पर अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग धर्मों के, अलग जातियों के लोग निवास करते हों, उनमें भेदभाव भी है, ऊंच नीच भी है, बावजूद इसके भी हर एक जो व्यक्ति है, हर एक समुदाय है, वो गाँव की व्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आवश्यक है। इस तरह से जब भारत भी तो गणराज्य है, भारत भी को हम भारत को गणराज्य कहते हैं ना, तो मतलब भारत में अलग अलग राज्य हैं, राज्यों की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग हैं, इसके बावजूद भी ये सब मिलकर भारत का निर्माण करते हैं और भारत को चलाते हैं। वैसे ही बहुत सारे इतिहासकारों ने गांव को एक छोटे गणराज्य के तौर पर परिभाषित किया, जहाँ पर अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं एक साथ एक ही जगह रहते हैं, उनमें भेदभाव भी हैं, अंतर भी हैं, ऊंच नीच भी है, बावजूद इसके भी हर एक जो आदमी है, अगर कोई कुम्हार है तो कुम्हार का अपना काम है, उसकी अपनी भूमिका है, अपना महत्व है, और कोई अगर सोनार है, सोनार का अपना काम, अपना महत्व, अपनी भूमिका है, मुखिया है, मुखिया के अपने काम है, गांव के अन्य लोग हैं, उनके अपने अलग काम, उनकी अलग भूमिका, अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरह एक छोटे गणराज्य के तौर पर भी बहुत सारे इतिहासकारों ने गाँव को परिभाषित किया है। 16वीं सदी का जो समाज है उसका परिभाषित किया है। तो भाई इस टॉपिक में जब हम बात करें ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण जो मतलब समूह है या ग्रामीण जो समाज है, उसकी हमने विस्तार से बात की है। आज की वीडियो में इतना ही। इसका अगला जो बचा हुआ भाग है वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।